प्राचीन नगरी उज्जैन में, जहां मंदिर आसमान छूते थे और शिप्रा नदी रहस्यों से भरी हुई थी, केल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, वह वाणिज्य के राजकुमार थे। उनके कारवां चीन से रेशम, केरल से मसाले और फारस से जवाहरात लाते थे। उनका भवन सफेद संगमरमर का महल था, जिसमें बगीचे थे, जहां मोर अपनी पूंछ को जीवित रत्नों के पंखों की तरह प्रदर्शित करते थे। केल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वयं को निर्मित किया था। वह कुशाग्र बुद्धि के थे, महत्वाकांक्षी थे, और उनका मानना था कि सभी चीजों और सभी लोगों का मूल्य मापा जा सकता है। सोने में, स्थिति में, चमक में मापा जाता है। उनकी पत्नी का नाम राधा था। वह किसी व्यापारी परिवार से नहीं थी, वह पड़ोसी गांव के एक साधारण कुम्हार की बेटी थी। उनका विवाह कोई व्यापारिक गठबंधन नहीं था, बल्कि एक प्राचीन व्यवस्था थी, जो कि केल के धन संपत्ति के अस्तित्व में आने से बहुत पहले उनके दादा दादी के बीच किया गया एक वादा था। राधा उन रत्नों की तरह चमक नहीं रही थी जो केल ने बेचे थे। उसकी सुंदरता पहली बारिश के बाद धरती जैसी थी, सरल, शांत, उपजाऊ। वह विशाल भवन को आदेशों से नहीं बल्कि शांत शालीनता से चलाती थी। नौकर उससे डर के कारण नहीं बल्कि आदर के कारण प्रेम करते थे। वह हर एक का नाम जानती थी, हर एक की कहानी। उनके स्पर्श ने घर को घर में बदल दिया। वह अदृश्य जड़ थी जिसने केल के जीवन के शानदार वृक्ष को पोषित किया। लेकिन केल की नजरें सुनहरी शाखाओं पर टिकी थीं और वह नीचे देखना भूल गया था। उनके लिए राधा बहुत सरल थी। जब वह अन्य व्यापारियों और दरबारी सरदारों के लिए भव्य भोज आयोजित करता था, तो राधा शांत गरिमा के साथ मेहमानों के बीच घूमती थी। वह मुनाफे और राजनीति के बारे में बातचीत में शामिल नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बुजुर्ग अतिथि का गिलास हमेशा भरा रहे। वह थके हुए नौकर को देखती और उसे आराम करने के लिए कहती। उनकी दयालुता ही उनकी भाषा थी। लेकिन केल ने इसे कमजोरी समझा, परिष्कार की कमी। उसने दूसरे व्यापारियों की पत्नियों को देखा, गहनों से सजी, जोरदार हंसी और तीखी राय रखने वाली महिलाएं। वे महिलाएं जो अपने पतियों की सफलता का प्रतिबिंब थीं। और उसने राधा की ओर देखा, उसकी साधारण सूती साड़ी और शांत मुस्कान के साथ, और उसके दिल में शर्म का बीज उगने लगा। आपकी सादगी पर शर्म आती है, अपने मूल पर शर्म आती है। मोहिनी के रूप में यह मोड़ आया। वह दूर शहर के एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी की बेटी थी। मोहिनी वह सब कुछ थी जो राधा नहीं थी। वो आग थी। उसके शब्द मजाकिया थे। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमकती थीं। उसने रेशम के कपड़े पहने थे जो फुसफुसाते थे, और गहने जो उसकी कीमत चिल्लाते थे। वह केल की भाषा बोलती थी, शक्ति, प्रतिष्ठा और इच्छा की भाषा। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे लगा कि वह स्वयं को पति के रूप में नहीं देख रहा है। वह स्वयं को एक विजेता, एक राजा के रूप में देखता था। मोहिनी उसके गर्व का आदर्श दर्पण थी। वे एक उत्सव में मिले थे। आकर्षण तात्कालिक था, खतरनाक। वे गुप्त रूप से मिलने लगे। मोहिनी ने उसकी चापलूसी की। उसने उसकी अंतर्दृष्टि और उसकी ताकत की प्रशंसा की। उसने उसे ब्रह्मांड के केंद्र जैसा महसूस कराया। और उसने राधा के बारे में जहर भरी कलम से बात की। वह एक अच्छी महिला है, केल, मोहिनी ने कहा। उसकी आवाज में शहद और जहर की बूंदें थीं। एक गांव का फूल, लेकिन उनकी हवेली, उनकी हैसियत, क्या वे एक बगीचे के लायक नहीं हैं? एक दुर्लभ आर्किड। उसके शब्दों ने केल के दिल में शर्म के बीज बो दिए, और यह एक क्रूर निर्णय में तब्दील हो गया। एक रात केल घर आया। हवेली में सन्नाटा था। राधा हमेशा की तरह गर्मागर्म खाना और प्यारी सी मुस्कान लिए उसका इंतजार कर रही थी। वह उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। राधा, उसने गर्मजोशी से कहा। उसकी आवाज में गर्मी नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया है। हमारा मिलन एक पुराने समय की व्यवस्था थी। एक ऐसा समय जब मैं एक अलग आदमी था। मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी बनाई दुनिया में मेरे साथ चल सके, कोई ऐसा जो चमकता हो। राधा ने उसकी बात सुनी। उसका चेहरा नहीं बदला, कोई आंसू नहीं, कोई मिन्नतें नहीं। वह बस उसे देखती रही, और उसकी आंखों में एक पुरानी उदासी थी, एक समझ थी जिसने उसे डरा दिया। आप अब मुझे नहीं चाहते मेरे स्वामी? उसने शांत स्वर में पूछा। बात चाहत की नहीं है, उसने झूठ बोला। बात जरूरी चीजों की है, मेरे भविष्य के लिए।
मेरे नाम के लिए। मैं मोहिनी से शादी करूंगा। उस समय का कानून स्पष्ट और क्रूर था। उसके स्तर का पुरुष अपनी पत्नी को अस्वीकार कर सकता था, विशेषकर एक शक्तिहीन परिवार की पत्नी। मैं तुम्हें सोना दूंगा, उसने प्रस्ताव रखा, मानो वह अपना जमीर खरीद सकता हो। गांव में एक घर, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राधा ने आखिरकार अपनी आंखें नीची कर लीं। उसने अपने हाथों को देखा, कुम्हार के हाथ, हाथ जिन्होंने एक घर को आकार दिया था। मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए केल, उसने धीरे से कहा। मुझे बस अपनी इज्जत चाहिए। वह उठकर खड़ी हो गई। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। उस रात केल एक खाली बिस्तर पर सोया। उसे राहत मिलने की उम्मीद थी, मुक्ति की। इसके बजाय उसे एक ठंडा खालीपन महसूस हुआ। उसने स्वयं से कहा कि यह तो परिवर्तन की विचित्रता मात्र है। कल मोहिनी वहां होगी, कल उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। भोर होते होते राधा चली गई। उसने कुछ नहीं लिया, कोई जेवर नहीं, कोई अच्छे कपड़े नहीं। वह बस साधारण सूती साड़ी पहनती थी। जैसे ही वह हवेली के द्वार से गुजरी, नौकरों ने झुककर प्रणाम किया। उनमें से कई चुपचाप रो पड़े। राधा ने एक युवा नौकरानी के सिर को छुआ। दयालु बनो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। दयालुता ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। और फिर वह चली गई। एक अकेला व्यक्ति उसी धूल में वापस जा रहा है जहां से वह आया था। केल की नींद खुली तो उसे एक ऐसा सन्नाटा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। घर खोखला लग रहा था। उसने नौकर को बुलाया, लेकिन जवाब देर से आया। उसका नाश्ता देर से आया। रोटी थोड़ी जली हुई थी। छोटी छोटी बातें, महत्वहीन बातें। उसने उनकी उपेक्षा की। एक सप्ताह बाद मोहिनी आ गई। वह राधा की तरह चुपचाप नहीं आई, वह तूफान की तरह आई। रेशमी कपड़ों से भरी पेटियां, आभूषणों के बक्से और अपने नौकरों के दल के साथ। उसने तुरंत घर बदलना शुरू कर दिया। ये गलीचे कितने देहाती हैं, उसने कहा, और पर्दे कितने फीके रंग के हैं। हमें और सोना चाहिए, और चमक चाहिए। इस घर को तुम्हारी सफलता की घोषणा करनी चाहिए प्रिय। केल उसे खुश करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने हर बात पर सहमति दे दी। उन्होंने फारसी टेपेस्ट्री, चंदन के फर्नीचर, क्रिस्टल के झूमरों पर भारी धन खर्च किया। हवेली का रूपांतरण हो गया। यह अब घर नहीं रहा, यह एक प्रदर्शन स्थल बन गया। मोहिनी के गर्व और कायल की महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब। पार्टियां पहले से कहीं अधिक भव्य हो गई हैं। मोहिनी एक उत्तम परिचारिका थी। वह चमक उठी, वह मंत्रमुग्ध हो गई, वह जोर से हंस पड़ी। केल को गर्व महसूस हुआ। उसे अपना ऑर्किड मिल गया था, उसे अपना दर्पण मिल गया था। लेकिन पॉलिश की गई सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। मोहिनी नौकरों के साथ कठोर व्यवहार करती थी। उसकी आवाज तीखी थी, उसका धैर्य कम था। पुराने नौकर जो राधा के सौम्य आदेश के तहत काम करते थे, इस्तीफा देने लगे। उनकी जगह दूसरे लोग आ गए जिनमें कोई वफादारी नहीं थी, केवल डर था। घर का माहौल बदल गया। शांत गर्माहट की जगह ठंडे उज्ज्वल तनाव ने ले ली। केल ने अन्य चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसका पसंदीदा भोजन, जिसे राधा सहज रूप से जानती थी, फिर कभी मेज पर नहीं आया। अपने अध्ययन कक्ष में रखे फूल, जिन्हें राधा हर सुबह बदलती थी, अब फूलदानों में मुरझा गए थे। जब वह बुखार से बीमार पड़ता तो मोहिनी उसके पास ठंडा कपड़ा लेकर नहीं बैठती थी। उसने फोन किया, वायद्यासौर अपने क्वार्टर में चले गए ताकि बीमारी की चपेट में ना आ जाएं। छोटी छोटी बातें, महत्वहीन बातें, लेकिन वे ढेर होने लगे, एकदम चिकनी गियर में रेत के कणों की तरह। मोहिनी उस व्यापारी से प्यार करती थी, वाणिज्य का राजकुमार, लेकिन उसे उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसके डर, उसके सपनों, उन चिंताओं के बारे में नहीं पूछा जो उसे रातों में जगाए रखती थीं। उनकी बातचीत बिजनेस के बारे में थी, सामाजिक स्थिति के बारे में, अगली पार्टी के बारे में, अगली अप्रत्याशित कमाई के बारे में। केल को लगा अदृश्य वह पहले से कहीं अधिक विलासिता से घिरा हुआ था, और उसने कभी भी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं किया। एक रात वह सो नहीं सका। वह अपने शांत ठंडे भवन में चला गया। वह किसी संग्रहालय जैसी लग रही थी, खूबसूरत, जीवन से खाली। वह राधा के कक्ष में गया। मोहिनी ने उन्हें अपने रेशमी कपड़ों के लिए एक कोठरी में बदल दिया था, लेकिन एक कोने में भूला हुआ राधा का पुराना करघा था, एक साधारण लकड़ी का करघा।
वह गांव के मंदिर के लिए छोटे कपड़े बुनती थी। उसने अपनी उंगलियां चिकनी लकड़ी पर फिराईं और पहली बार उसने स्वयं को उसकी अनुपस्थिति का एहसास कराया। असुविधा के रूप में नहीं, लेकिन एक दर्द की तरह। उसकी छाती में गहरा खोखला दर्द। उसे एहसास हुआ कि उसने सूर्य के स्थान पर चंद्रमा ले लिया है। चांद चमकीला था, हां, पर वो उधार की चमक थी और ठंड भी थी। सूरज ने उसे गर्मी दी, उसने उसे जीवन दिया और उसने उसे दूर भेज दिया था। केल का पतन कोई हिमस्खलन नहीं था, यह धीमी गति से होने वाला क्षरण था। उन्होंने व्यापार शुरू किया। उनका निर्णय, जो कभी त्रुटिहीन था, धुंधला गया। मोहिनी ने उसे और भी बड़े जोखिम उठाने और ज्यादा निर्दयी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कमजोरी तो गरीबों के लिए है प्रिय, उसने कहा। उन्होंने अपने वरिष्ठ सलाहकारों की सलाह के विरुद्ध एक नए कार्यवाह मार्ग में भारी निवेश किया। एक मार्ग जो एक विश्वासघाती कबीले के मुखिया की भूमि से होकर गुजरता था। मोहिनी ने उसे विश्वास दिलाया कि धन और शक्ति का प्रदर्शन उसे प्रभावित करेगा। राधा ने उसे सलाह दी होगी कि वह कोई साधारण सा उपहार भेजे। सम्मान दिखाने के लिए कारवां पर हमला किया गया। केल ने सब कुछ खो दिया, रेशम, मसाले, आदमी। यह एक विनाशकारी आघात था। यह खबर पूरे उज्जैन में जंगल की आग की तरह फैल गई। वाणिज्य का राजकुमार लड़खड़ा गया था। मोहिनी की प्रतिक्रिया करुणापूर्ण नहीं थी, यह क्रोध से था, तिरस्कार से था। तुमने मुझे एक राज्य देने का वादा किया था, वह गुस्से से अपना चेहरा क्रूप करते हुए चीखी। कोई खंडहर नहीं, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? उन शब्दों में केल को सच्चाई दिखी। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। शक्ति, धन, प्रतिभा। अब जबकि चमक फीकी पड़ रही थी तो उसका प्यार भी फीका पड़ गया। अन्य व्यापारियों ने खून की गंध पाकर अपना कर्ज वसूलना शुरू कर दिया। केल का भाग्य, जो असीम लग रहा था, लुप्त होने लगा। उसे फारसी घोड़े बेचने पड़े, फिर टेपेस्ट्रीज, फिर चंदन की लकड़ी का फर्नीचर। हवेली खाली होने लगी। चमक फीकी पड़ रही थी और उसके साथ मोहिनी। वह अपने पिता के घर पर अधिक समय बिताने लगी। उनका आना जाना कम हो गया, उनकी क्षमा याचना अधिक विस्तृत। एक दिन तक वह वापस नहीं आई। उसने उसे छोड़ दिया, किसी तर्क से नहीं बल्कि तिरस्कारपूर्ण मौन से। वह अपने गहने, रेशमी कपड़े और नौकर चाकर ले गई और अपने पीछे एक खाली घर और एक टूटा हुआ आदमी छोड़ गए। केल अकेला था, सचमुच अकेला। वह हवेली अब एक विशाल खोखले खोल की तरह लग रही थी। बचे हुए कुछ नौकरों ने उसकी ओर दया भरी दृष्टि से देखा। उसने अपना भाग्य खो दिया था, उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन वह अपने व्यथित हृदय की गहराई में जानता था कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। उसने अपनी आत्मा खो दी थी, उसने अपनी एकमात्र मूल्यवान वस्तु को त्याग दिया था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसने क्या खोया है। अभी तक नहीं। खाली घर में शांति का अपना ही महत्व होता है। यह ध्वनि का अभाव नहीं है, यह हानि की उपस्थिति है। केल के लिए उसकी खोखली हवेली के संगमरमर हॉल में उसके कदमों की हर प्रतिध्वनि उसकी असफलता की याद दिलाती थी। वह अब वाणिज्य का राजकुमार नहीं था, यह उसके अपने गौरव के खंडहरों पर छाया हुआ भूत था। रणदाता आए, उन्होंने सब कुछ ले लिया। सफेद संगमरमर की हवेली, वो बगीचे जहां अब मोर नहीं नाचते, हर मूल्यवान वस्तु जो उसने इकट्ठा की थी, सब कुछ खत्म हो गया है। केल के पास कुछ भी नहीं बचा। उसके शरीर पर केवल कपड़े थे और एक थैला था जिसमें कुछ तांबे के सिक्के थे। वह, जिसने चांदी की प्लेटों पर भोजन किया था, अब यह नहीं जानता था कि उसका अगला भोजन कहां से आएगा। वह, जो कुलीन वर्ग द्वारा पूजनीय था, अब सड़कों पर उससे परहेज किया जाता था। लोग उसे घृणा और घृणा के मिश्रित भाव से देखते थे। शैडेन फ्रॉयड, दूसरों के दुर्भाग्य में गुप्त आनंद। वह भाग्य की नश्वरता का चलता फिरता सबक थे, अपमानित, टूटा हुआ। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका जन्मदाता परिवार दूर एक गांव में रहता था और शर्म के कारण वह उनसे मिलने नहीं जा सके। वह पूरी तरह से अकेला था। उसने जो दुनिया बनाई थी वह न केवल नाजुक थी बल्कि एक भ्रम भी थी। वह शहर में घूमता रहा, जीवन की भागम भाग के बीच एक भूत की तरह। बाजार के जीवंत रंग
जो कभी अवसर का प्रतिनिधित्व करते थे, अब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते प्रतीत होते थे। उसने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन महान केल को बैग ढोने या फर्श साफ करने के लिए कौन काम पर रखेगा? उनका नाम, जो कभी सफलता का प्रतीक था, अब असफलता का प्रतीक बन गया। रातें बहुत बुरी थीं। वह मंदिरों की सीढ़ियों पर सोता था। ठंडे संगमरमर उसके पूर्व घर के फर्श की क्रूर याद दिलाते थे। उसने अपने आप को शॉल से ढक लिया। वह न केवल ठंड से कांप रहा था, बल्कि इतने गहरे अकेलेपन से भी कांप रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। इन्हीं रातों में राधा की छवि उसके सामने आती थी। उसने उसके बारे में अफसोस से नहीं सोचा, अभी तक नहीं। मनुष्य में अहंकार सबसे अंत में मरने वाली चीज है। वह भ्रमित क्रोध के साथ उसके बारे में सोचने लगा। अगर वह वहां होती तो उसे पता होता कि क्या करना है। वह व्यावहारिक थी। वह जानती होगी कि आग कैसे जलाई जाती है, खाना कैसे ढूंढा जाता है। वह जीवित रहने की भाषा जानती थी, एक ऐसी भाषा जिसे उसे कभी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी अनुपस्थिति एक असुविधा थी, एक झुंझलाहट थी। हालांकि भूख विनम्रता की एक महान शिक्षक है। 3 दिन तक बिना खाए रहने के बाद केल हताश हो गया। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के एक समूह को अपना साधारण भोजन साझा करते देखा, रोटी और दालें। वह व्यक्ति जिसने राजाओं को भोज दिया था, उसने अपना अभिमान निगल लिया। वह सिर झुकाए, हाथ बढ़ाए हुए पास आया। प्लीज, वह बुदबुदाया। उसके मुंह से अजीब से शब्द निकले। कुछ भी। मजदूरों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उपहास किया। देखो, महान व्यापारी केल, क्या वह हमारे काम का निरीक्षण करने आया है? अब तुम्हारे रेशम कहाँ हैं, हो? लेकिन एक वृद्ध कार्यकर्ता, जिसका चेहरा सूखी धरती की तरह झुर्रियों वाला था, ने बाकी लोगों को चुप करा दिया। उसने केल की ओर घृणा से नहीं, बल्कि एक प्रकार की थकी हुई उदासी से देखा। उसने अपना ही तोड़ दिया रोटी आधे में और इसे पेश किया। खाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। भूख न जाति जानती है, न भाग्य। केल ने रोटी ली। उसके हाथ कांप रहे थे। वह सड़क के किनारे बैठ गया और खाना खाने लगा। प्रत्येक निवाला समर्पण का कार्य था। सादी रोटी का स्वाद किसी भी भोज से अधिक शाही था जो उसने कभी खाया था, और भोजन के साथ ही उसके गर्व के कवच में पहली दरार आ गई। कृतज्ञता की एक दरार। दयालुता के उस गुमनाम कार्य ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का मूल्य उसके धन में नहीं है, ये उसकी क्षमता थी कि वह किसी अजनबी के साथ रोटी का एक टुकड़ा साझा कर सके। यह एक ऐसा सबक था जिसे राधा सहज रूप से जानती थी। एक नए, यद्यपि नाजुक, दृढ़ संकल्प के साथ केल ने उज्जैन छोड़ने का निर्णय लिया। यह शहर उसकी शर्म का स्मारक था। उसे गायब होना था। वह पवित्र पर्वतों की ओर पैदल उत्तर की ओर यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों के एक समूह में शामिल हो गए। उन्होंने भोजन के बदले उनका सामान उठाने की पेशकश की। यात्रा बहुत कष्टदायक थी। धूप उस पर पड़ रही थी। धूल भरी सड़कें उसके पैरों में चुभ रही थीं, जो सिर्फ मुलायम चमड़े के चप्पलों से ही पहचाने जाते थे। उसका शरीर ऐसे दर्द से पीड़ित था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन हर दिन कुछ न कुछ घटित होता रहता था। उसका शरीर मजबूत हो गया और उसका दिमाग खाली होने लगा। महत्वाकांक्षा, गणना और स्थिति की चिंता का निरंतर शोर धीरे धीरे कम होने लगा। सड़क पर आपके पैरों की सरल लय द्वारा प्रतिस्थापित हवा की आवाज से, तीर्थयात्रियों के गीत से वह परत दर परत अपना पुराना रूप उतार रहा था। वह रात में कैंप फायर के चारों ओर बैठकर अन्य तीर्थयात्रियों की कहानियां सुनता था। उन्होंने मुनाफे के बारे में बात नहीं की। उन्होंने आस्था की बातें की, परिवार की बातें की, बर्बाद हुई फसलों और छोटी छोटी खुशियों की बातें की। वे धन संपत्ति के मामले में गरीब थे, लेकिन उनका जीवन उस तरह से समृद्ध प्रतीत होता था जैसा कभी नहीं था। उनका एक रिश्ता था, एक दूसरे से, जमीन से, अपने देवताओं से। केल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। एक रात समूह की एक महिला ने देखा कि केल का शॉल फटा हुआ था। बिना कुछ कहे उसने अपने बैग से सुई और धागा निकाला और उसे ठीक कर दिया। एक छोटा सा इशारा, व्यावहारिक, दयालु, और अचानक राधा की छवि उसके सामने लौट आई। इस बार क्रोध में नहीं, लेकिन दर्दनाक स्पष्टता के साथ। उसे याद आया
कि वह मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर नौकरों के कपड़े सी रही थी। उसे याद आया कि वह किस तरह से चीजों का ख्याल रखती थी। इसलिए नहीं कि यह उसका कर्तव्य था, बल्कि इसलिए कि वह टूटी हुई चीजों को ठीक करने में मूल्य देखती थी। उस रात तारों से भरे आकाश के नीचे केल अंततः रो पड़ी, अपने खोए हुए भाग्य के लिए नहीं, लेकिन उसकी अंधेपन के कारण। उसे समझ आ गया कि उसने क्या खो दिया है। वह एक साधारण पत्नी नहीं थी, यह अनुग्रह था, यह करुणा थी, यह उनके घर का हृदय था। उसने उस एकमात्र व्यक्ति को त्याग दिया था जो उसके अंदर टूटी हुई चीजों को ठीक करने की परवाह करता था। उसे पछतावा हुआ, लहर की तरह नहीं बल्कि डूबने जैसा। उसने गलती की थी, एक ब्रह्मांडीय त्रुटि, अपूरणीय। केल की तीर्थ यात्रा हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में समाप्त हुई। वह थक चुका था, शारीरिक और भावनात्मक रूप से। उसके पास जाने के लिए और कोई स्थान नहीं था। उन्हें गांव के आनंद नामक एक वृद्ध अंधे कुम्हार के यहां काम मिल गया। केल, जो आभूषणों का व्यापार करता था, अब अपना दिन नदी तल से मिट्टी खोदने में बिताता था। इसे अपने पैरों के साथ मिलाना, कुम्हार के चाक पर मिट्टी को केंद्रित करना सीखना, यह निराशाजनक काम था, अपमानजनक। मिट्टी की अपनी इच्छा थी, वह टूट गई, वह फट गई। उसने उसकी अवज्ञा की। आनंद यह नहीं देख सका, लेकिन उसने केल की हताशा को महसूस किया। तुम मिट्टी से लड़ रहे हो, आनंद ने एक दिन शांत स्वर में कहा। तुम उसे जबरदस्ती घड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप मिट्टी को मजबूर नहीं कर सकते। आपको उसे मनाना होगा, आपको उसकी बात सुननी होगी, तुम्हें उसका केंद्र खोजना होगा और अपना भी। आनंद के शब्द कैल के दिल में गहराई से उतर गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन इसी तरह जिया था, जबरदस्ती करना, हावी होना, मांग करना। उसने कभी भी सुनने के लिए रुका नहीं था, राधा को नहीं, अपने सलाहकारों को नहीं, यहां तक कि अपने दिल को भी नहीं। धीरे धीरे केल ने सीखना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी को महसूस करना सीखा, पहिए के साथ सांस लेना सीखा, गति के केंद्र में स्थिरता का बिंदु खोजना। और अपने जीवन में पहली बार उसने अपने हाथों से कुछ बनाया, एक छोटा मिट्टी का बर्तन, अपूर्ण, थोड़ा टेढ़ा, लेकिन यह उसका था। उसने उसे अपने हाथों में थामा। वह असली था, वह ईमानदार था, और उसे उस छोटे से बर्तन पर उन सभी कारवां से भी अधिक गर्व था जो उसके पास थे। वह उस गांव में 2 साल तक रहा। वह एक कुशल कुम्हार बन गया। कड़ी मेहनत से उसका शरीर मजबूत हो गया। पहाड़ों की शांति ने उसके मन को शांत कर दिया। गांव वालों की सरल दयालुता ने उसकी आत्मा को स्वस्थ करना शुरू कर दिया। वह अब व्यापारी केल नहीं था, वह तो बस केल नामक कुम्हार था, और उसे वह शांति मिली जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। लेकिन शांति ने अफसोस को मिटाया नहीं। हर बार जब वह एक उत्तम बर्तन बनाता तो उसे राधा की याद आती, एक कुम्हार की बेटी। अंततः उन्हें यह समझ में आ गया कि मिट्टी से सुंदरता बनाने के लिए कितनी शक्ति और सुंदरता की आवश्यकता होती है। अंततः उसे उसकी कीमत समझ में आ गई। उसे मिलने की, उसे क्षमा मांगने की इच्छा उसके दिल में लगातार दर्द बन गई। वह जानता था कि वह इसके लायक नहीं है, लेकिन उसे प्रयास करना ही था। एक दिन वह आनंद के पास गया। मुझे जाना होगा, उसने कहा। एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है, एक गलती है जिसका मुझे सामना करना है। आनंद, वह अंधा कुम्हार जो अन्य लोगों से अधिक देख सकता था, उसने अपना हाथ केल के कंधे पर रखा। उन्होंने कहा, टूटे हुए बर्तन को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन दरारें हमेशा एक कहानी कहती हैं। इसे याद रखें। शांति से जाओ मेरे बेटे, और जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हें मिल जाए। केल ने अपना बैग पैक किया। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ साधारण कपड़े और पहला अधूरा बर्तन जो उसने बनाया था। उसने उसे सावधानी पूर्वक कपड़े में लपेटा। अब उसके पास केवल यही एक मूल्यवान वस्तु थी। उसने लंबी वापसी यात्रा शुरू की, लेकिन यह उसकी उंगलियों पर था। उस दुनिया में वापस जिसने उसे तोड़ दिया था, उस स्त्री की स्मृति में वापस लौटें जिसे उसने त्याग दिया था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। उसे नहीं पता था कि वह अभी भी वहां है या नहीं। उसे नहीं पता था कि वह उसे माफ करेगी या नहीं। वह तो बस इतना जानता था कि उसे जाना ही होगा। उसे अपनी ही गलतियों से उपजी कहानी का सामना करना पड़ा। वापस आना अक्सर जाने से अधिक कठिन होता है।
जब केल ने उज्जैन छोड़ा तो वह एक राजा था जो अपने राज्य को बर्बाद होने से बचाकर भाग रहा था। जब वह 3 साल बाद वापस लौटा तो वह एक कुम्हार था जो अपनी कला का सबसे छोटा सा टुकड़ा लेकर आया था। शहर नहीं बदला था, सड़कें अभी भी गुलजार थीं, मसालों और फूलों की खुशबू अभी भी हवा में तैर रही थीं, लेकिन वह बदल गया था और इस वजह से सब कुछ अलग लग रहा था। अब वह व्यापारियों की खिड़कियों की ओर लालच से नहीं देखता था। उसने लोगों के चेहरों को देखा। उन्होंने एक कुल्ली के कंधों में थकान, एक मां की आंखों में चिंता, एक बच्चे की हंसी में खुशी देखी। उन्होंने वास्तविक जीवन देखा, छोटे छोटे संघर्षों और विजयों का वह ताना बाना जिस पर उन्होंने अपने आलीशान महल में रहते हुए कभी ध्यान नहीं दिया था। उसकी पहली प्रवृत्ति राधा को ढूंढने की थी। वह उस छोटे से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले गांव में गया जहां से वह आई थी। जगह वैसी ही दिख रही थी। मिट्टी के चूल्हों से धुआं उठ रहा था और धूप में सूख रहे बर्तन दिखाई दे रहे थे। उसे उसके परिवार का घर मिल गया। उसका दिल धड़क रहा था, भय और आशा का ढोल बज रहा था। राधा के पिता नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति चाक पर काम कर रहे थे। उसने केल की ओर देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में उसे पहचानने का कोई संकेत नहीं था। क्या मैं मदद कर सकता हूं? बूढ़े कुम्हार ने पूछा। मैं राधा को ढूंढ रहा हूं, केल ने भारी आवाज में कहा। आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने केल को पहचान लिया। उसकी आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन जल्द ही उसकी जगह गहरी थकी हुई उदासी ने ले ली। तुम्हें उसका नाम लेने का कोई हक नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने जो किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता है, केल ने शर्म से फुसफुसाते हुए कहा। मैं माफी मांगने आया था। तुमसे माफी मांगने? वो कहाँ है? राधा के पिता ने आह भरी, एक ऐसी आवाज जिसमें वर्षों का दर्द छिपा था। वह यहां नहीं है। वह घर नहीं आई। जब तुमने उसे त्याग दिया तो तुमने उसका दिल तोड़ा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। उसने कहा था कि वह हम पर बोझ नहीं बनेगी। वह उज्जैन में ही रही। उन्होंने कहा कि वह अपना रास्ता खुद तलाश लेंगी। इस खबर ने केल को दोगुनी ताकत से मारा। राहत की बात थी, क्योंकि वह पास ही थी, और उससे भी बड़ा डर, उज्जैन जैसे शहर में अकेली एक औरत, उसके साथ क्या हो सकता है? कहां? केल ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। मैं उसे कहां ढूंढ सकता हूं? राधा के पिता ने सिर हिलाया। पता नहीं, बहुत समय पहले एक बार वो हमसे मिलने आई थी, उसके बाद कुछ नहीं, मानो गायब हो गई हो। वह मुड़ा और अपने घेरे में वापस चला गया, जो बर्खास्तगी का स्पष्ट संकेत था। बातचीत खत्म हो गई थी। केल फिर से अकेली थी, एक रहस्य और बढ़ते डर के साथ। उसने उसे ढूंढने में कई सप्ताह बिताए। वह सभी गलियों, सभी बाजारों से होकर गुजरा। उसने दूसरे कुम्हारों से पूछा, उसने शहर के पहरेदारों से पूछा। किसी ने उसे नहीं देखा था। यह नदी में बारिश की एक बूंद ढूंढने जैसा था। उसका छोटा सा सिक्कों वाला पर्स लगभग खाली हो चुका था। उसे जीवित रहने के लिए काम ढूंढना आवश्यक था। वह शहर के कुम्हार बाजार में गया, एक ऐसी जगह जिसे वह अपने पुराने जीवन में घृणा करता। वह गिल्ड मास्टर के पास गया, जो एक हट्टा कट्टा आदमी था और उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। केल ने उसे वह छोटा अपूर्ण बर्तन दिखाया जो वह पहाड़ों से अपने साथ लाया था। गिल्ड मास्टर ने उसे देखा। उसने उसका वजन महसूस किया। उसने उसे हल्के से थपथपाया। उसकी आवाज सुनी। तुम परफेक्ट नहीं हो, बॉस ने कहा, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मिट्टी अच्छी तरह बीच में लगी थी। तुम्हें पता है कि उससे कैसे काम करना है। उसने केल को अपनी कार्यशाला में एक जगह दी, एक साधारण कोने में जहां एक पुराना पहिया रखा था। केल काम पर लग गया। अब वह महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं था, वह एक उद्देश्य से प्रेरित था। उनके द्वारा बनाया गया प्रत्येक बर्तन राधा के लिए एक मौन प्रार्थना थी। उनके द्वारा बनाया गया प्रत्येक टुकड़ा पश्चाताप का कार्य था। पहाड़ों में विनम्रता से पैदा हुआ उनका कौशल निखर कर सामने आया। उनके बर्तन सादे थे, बिना सजावट के, लेकिन उनमें एक शांत पूर्णता थी, एक संतुलन था जिसकी अन्य कुम्हार प्रशंसा करते थे। लोग उसके काम की तलाश करने लगे। उन्होंने कहा कि उनके बर्तनों में शांति है। एक दिन एक कुलीन घराने का नौकर उसकी कार्यशाला में आया। वह अपनी मालकिन के बगीचे के लिए साधारण मजबूत पानी के बर्तनों की तलाश कर रहा था। उसने केल के कई बर्तन चुने। जैसे ही नौकर ने पैसे दिए, उसने अपनी मालकिन का नाम बताया।
सुश्री अंजलि। उनकी नजर सरल सौंदर्य पर है। केल के लिए इस नाम का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह इस सौदे के लिए आभारी महसूस कर रहे थे। कुछ सप्ताह बाद वही नौकर वापस आया। मेरी मालकिन बहुत प्रभावित हुई, नौकर ने कहा। लगता है आपके बर्तनों में पानी ठंडा रहता है। वह और बर्तन मंगवाना चाहती हैं, और वह चाहती हैं कि जिस कुम्हार ने इन्हें बनाया है वह हवेली में आकर एक खास प्रोजेक्ट पर बात करे। केल हिचकिचाया। आखिरकार वह हवेलियों की दुनिया में वापस लौटना चाहता था, लेकिन गिल्ड नेता ने जोर दिया। ये बहुत बड़ा सम्मान था। भारी मन से केल ने सहमति जताई। अगले दिन वह उज्जैन से होते हुए नौकर के पीछे पीछे चला गया। वे एक हवेली के सामने रुके। यह उनके पुराने घर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन यह बहुत सुंदर था, जिसमें गेंदे और चमेली के फूलों से भरे बगीचे थे। उसे एक आंतरिक प्रांगण में ले जाया गया और वहां एक फव्वारे के पास बैठी वह कपास काट रही महिलाओं के एक समूह का निरीक्षण कर रही थी। राधा। केल की सांस रुक गई। वह अलग थी। वही शांत सौंदर्य वहां था, लेकिन अब एक नई परत थी, एक ताकत, एक शांत आत्मविश्वास। उसने कोई रेशमी कपड़ा या गहने नहीं पहने थे। उसकी साड़ी अभी भी सादी सूती थी, लेकिन वह नौकरानी नहीं थी, वह घर की मालकिन थी। उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए वह मुड़ी। आंगन के उस पार उनकी नजरें मिली। समय रुक गया है। उसके चेहरे पर आश्चर्य की जगह शीघ्र ही शांति छा गई। दूसरी ओर केल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जमीन गायब हो गई हो। वह ठीक थी, ठीक से भी ज्यादा। वह फल फूल रही थी। उसने कई परिदृश्यों की कल्पना की थी कि वह बीमार होगी या गरीब होगी या खतरे में होगी। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वह खड़ी हुई और उसकी ओर चली गई। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने उसे प्रणाम किया। वह श्रीमती अंजलि थीं। उसने अपना नाम बदल लिया था। उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। पॉटर, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक मजबूती थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आने के लिए शुक्रिया। वह उसके साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रही थी, एक कारीगर की तरह। राधा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नाम सुनते ही उसके सीने में दर्द होने लगा। उसकी आंखों में दर्द की एक छाया उभरी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। वह व्यक्ति अब मौजूद नहीं है। उसने कहा, मैं अंजलि हूं। मुझे आपके जार पसंद हैं। वे ईमानदार हैं, मजबूत हैं। क्या आप मेरे द्वारा चलाए जा रहे आश्रयों के लिए 50 और बना सकते हैं? आश्रय स्थल? उसने उलझन में पूछा। हां, उसने कहा। महिलाओं के आश्रय गृह। वे महिलाएं जिन्हें त्याग दिया गया है। वे महिलाएं जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं उन्हें एक सुरक्षित जगह और एक हुनर देती हूं। कताई, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, ताकि उन्हें फिर कभी किसी पुरुष की झूठी दया पर निर्भर न रहना पड़े। सत्य ने उसे झकझोर दिया। वह सिर्फ बचकर नहीं आई थी। उसने अपने दर्द को दूसरों के लिए एक आश्रय स्थल में बदल दिया। उसने उसके द्वारा छोड़े गए खंडहरों से एक राज्य का निर्माण किया था। उसने उसकी तरफ देखा। उसे वह औरत दिखाई दी जिसे उसने साधारण समझा था, और उसने एक रानी को देखा, एक सच्ची रानी, जिसकी शक्ति सोने से नहीं बल्कि करुणा से आती थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, किसी नाटकीय अंदाज में नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पैर जवाब दे गए थे। उसने अपने थैले से छोटा अपूर्ण बर्तन निकाला और उसे दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं बर्तन बेचने नहीं आया हूं, उसने कहा। अंततः उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैं माफी मांगने आया हूं। मैं मूर्ख था, अंधा था, घमंडी था। मैंने अपने जीवन में वास्तविक मूल्य की एकमात्र चीज को त्याग दिया। मैं आपसे माफी नहीं मांगता। मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं जानता हूं कि मैंने क्या खोया है। राधा ने अपने हाथ में रखे बर्तन को देखा। उसने अपूर्णता देखी। उसने ईमानदारी देखी। उसने उस मिट्टी के टुकड़े में अपनी यात्रा को प्रतिबिंबित होते देखा। उसने अपने सामने घुटने टेके आदमी की ओर देखा। वह वाणिज्य का राजकुमार नहीं था। वह एक कुम्हार था, टूटा हुआ, विनम्र। उसकी आंखों से गिरते आंसू असली थे। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई ताकि वे एक ही स्तर पर हों। उसने छोटा बर्तन ले लिया और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने उसके गाल को छुआ। एक कोमल भाव, वही भाव जो उसने उसे जगाने के लिए इस्तेमाल किया था। जिस कुम्हार ने यह बर्तन बनाया है, उसने धीमी आवाज में कहा,
उसकी स्टील की धार चली गई। वह वही आदमी नहीं है जिसने मुझे भेजा था। वह आदमी चला गया और जिस महिला को उसने चोट पहुंचाई थी वह भी चली गई। माफी केल, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप मांगते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आप खुद को तब देते हैं जब आप अंततः यह समझ जाते हैं कि आपने क्या तोड़ा है। वह उठकर खड़ी हो गई। मेरे लिए 50 बर्तन बना दो, उसने कहा। औरतों को इनकी जरूरत है, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो फिर आना। शायद हम एक कप चाय पी सकें और मिट्टी के बारे में बात कर सकें। वह मुड़ी और अपनी औरतों के पास वापस चली गई और उसे आंगन में घुटनों के बल बैठा छोड़ दिया। यह किसी परिकथा जैसा भावुक पुनर्मिलन नहीं था। यह पूर्णतः बरी नहीं था। यह कहीं अधिक वास्तविक था और कहीं अधिक कीमती। यह एक संभावना की शुरुआत थी, एक मौका जो टूटा हुआ था, उसे ठीक करने का मौका। केल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसने उस खाली जगह की ओर देखा जहां वह खड़ी थी। वह बूढ़े अंधे कुम्हार की बातें समझ गया। एक टूटे हुए बर्तन को फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन दरारें हमेशा एक कहानी कहती रहेंगी। उनकी कहानी दरारों से भरी थी, लेकिन हो सकता है शायद वे टुकड़ों को उठा सकें और कुछ नया बनाओ, कुछ ज्यादा मजबूत, कुछ ईमानदार, कुछ ऐसा जिसका दिल अच्छा हो।